हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास। अभी आपको पता है कि हम यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर्स को डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने पार्ट 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग हम 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, और 25 क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग करनी है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको पता ही है, हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी कि वो सर शुरुआत में ही हमें कुछ पता नहीं है और आपने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा दिया। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब आप आगे क्लास लोगे है ना, वन बाय वन करके, जब हम परसेंटेज, CISI, नंबर सिस्टम, PNC, प्रोबेबिलिटी, उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, सो दैट वो एक अलाइंड होगा। बट उससे पहले आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए था। आई नो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। कुछ क्या, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि अब आप बेसिक से समझना चाह रहे हो। इसके बाद क्योंकि ये लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 4, इसके बाद हम वन बाय वन करके चैप्टर ही डिस्कशन करने करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। वो तो आपने यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी, बट बीच बीच में भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देता रहूँगा। और यहाँ पे जो है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 4, तो उसके बाद हम वन बाय वन करके परसेंटेज, उसके बाद नंबर सिस्टम, HCF, LCM, वो सारे वन बाय वन करके ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी आप बस थोड़ा फोकस्ड होकर देखते जाओ, क्योंकि अभी आई नो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें में दिक्कत आई होगी, है ना, समझने में कि कैसे चल रहा है, क्या है ना। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बस आई नो कि एक ही साल का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको एक बार पता भी चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आए थे अभी लेटेस्ट, क्योंकि इसी पे आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली बार आपको होमवर्क में दिया था और कहा था कि एक बार देखना ट्राई करके, है ना। जैसे इसमें कहा क्या है, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, फ्लैग a flag has a design has to be designed with the four horizontal strip with using some or all of the color red, green और येलो। तीन कलर है, चार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, कुछ इस तरीके से है। फ्लैग एक बना हुआ है, झंडा मैं बना देता हूँ आपके लिए। फोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी ये, है ना। कौन कौन से कलर है? रेड है, ठीक है, और ग्रीन है, मेरे पास भी सब कलर हैं, चिंता मत करना। और येलो है ना। येलो को यही मान, हालांकि ये ऑरेंज है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये कलर है, इनमें हमें अरेंज करना है। अब कुछ स्क्रिप्ट में कुछ कलर यूज हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते, इसने ऐसा बोला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट वेज, कितनी तरीके से हम अलग अलग सेट कर सकते हैं, विच दिस हैज टू बी डन विद दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप। कोई भी दो एडजेसेंट स्ट्रिप, मतलब जो पास पास वाली है, उनमें हैव द सेम कलर, सेम कलर नहीं होगा, ये आपको बताना है। दो एडजेसेंट स्ट्रिप है, उनमें सेम कलर नहीं आना चाहिए, बस आपको इतना बताना है। कैसे करेंगे इसको, फाइंड आउट करो एक बार। तीन कलर है, रेड, ग्रीन और येलो, इनको अरेंज करना है। कोई भी दो एडजेसेंट स्ट्रिप में सेम कलर नहीं आएगा, बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। कैसे करेंगे सोचो। नंबर ऑफ वेज बताने, कितने नंबर ऑफ वेज आपके बन सकते हैं। आपके आपके सामने ऑप्शन ये रहे, 12, 18, 24 और 36। कैसे करेंगे बताइए। सिंपल है, देखो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए तो मैं तीन कलर डाल सकता हूँ ना, रेड, ग्रीन, येलो, तीन वेज हो सकते हैं एक तरह से। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास तीन तरीके से अलग अलग कलर को मैं अरेंज कर सकता हूँ। सिंपल है, ये यहाँ पे आ गया। दूसरे स्टेप्स में, क्योंकि अगर कोई कलर यहाँ आ जाएगा तो वो दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, है ना। दूसरे स्टेप में कितने, सेकंड स्टेप जो होगा उसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, ये सोचो आप। कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। अगर एक कलर यहाँ आ गया होगा तो इसके लिए तो दो ही स्टेप बचे ना, या दो ही कलर बचे इस सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड वाले के लिए आपके पास दो कलर बच जाएंगे, मैं दो कलर यहाँ पर लगा सकता हूँ, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा। अगर मैं थर्ड स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो थर्ड वाले के केस में भी आपका कितना आएंगे, दो ही स्क्रिप्ट, मतलब दो ही कलर निकल के आएंगे। फोर्थ वाले के लिए हम देखेंगे तो फोर्थ वाले के लिए भी टू ही कलर यहाँ पे निकल जाएंगे, सिंपल है ना? तो बस सबको अरेंज कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो नंबर ऑफ वेज आपको पता चल जाएंगे इस तरह से कि 8 × 3 यानी कि 24, तो 24 वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 24 वेज हो जाएंगे हमारे पास, जिससे कि हम नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम कितने, जो तीनों कलर है उनको अरेंज करना था चार स्क्रिप्ट में, वो इस तरीके से होता है। क्लियर है सबको? बताओ।
ठीक है। अभी क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं 2023 का, तो पार्ट वाइज डिस्कशन हो रहा है। इसके बाद जो है वो बेसिक से स्टार्ट होंगे सिलेबस में, और परसेंटेज से स्टार्ट हो गया, फिर द नंबर सिस्टम, बाकी सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके होंगे, और वो बहुत बेसिक से होंगे, बिल्कुल जीरो से। क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि 2023 का आपको आइडिया लग जाए, और 2023 में यूपीएससी ने किस तरीके से पेपर सेट किया था वो थोड़ा बहुत आइडिया मैं लगाना दिखाना चाह रहा था आपको बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना। रेक्टेंगुलर फ्लोर को आपको अरेंज करना है। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मेजर 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, 2.2 मीटर जो है ब्रेथ, दोनों मीटर में, ठीक है। द टाइल्स ऑफ द साइज इज 140 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों की यूनिट चेंज हो गई है, एक बार मीटर दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, टाइल्स की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में। बस यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यही थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट। हैव टू बी लेड सच दैट द टाइल्स डू नॉट हैव द ओवरलैप, ठीक है। एक फ्लोर में आपको टाइल्स बिछानी है, लेकिन वो ओवरलैप नहीं होंगी, है ना, वन बाय वन करके एडजस्ट करनी है। ए टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन, कैसे भी आप प्लेस कर सकते हो, सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर। सिंपल। जो फ्लोर के एजेस हैं उसके पैरेलली एजेस होंगे टाइल के, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइल दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर। सिंपल क्वेश्चन। एक फ्लोर बनाते हैं सबसे पहले, और आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो, ये 4 मीटर है, तो क्यों ना मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ सबको, है ना, इक्वल हो जाएगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 400। 400 की तो लेंथ होगी इसकी ये। ब्रेथ की बात करेंगे, 2.2 मीटर है। 2.2 मीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 220 मीटर, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। ये ब्रेथ हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको फिल करना था क्या, इसके अंदर आपको टाइल्स फिल करनी है कुछ इस तरीके से, जिससे कि ओवरलैप ना हो, है ना, कुछ इस तरीके से फिल होंगी। अब टाइल्स की जो वो है क्या नाम, टाइल्स की, एक टाइल की जो वो है यूनिट्स, वो कितनी कितनी है। एक टाइल की यूनिट है 140 तो सेंटीमीटर की लेंथ है, और 60 सेंटीमीटर की। तो ये टाइल्स आपको फिट यहाँ पे करनी है। अब ये 400 सेंटीमीटर है, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स आपके हो सकते हैं ये आपको बताना है। बताओ कैसे फिट होगा ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आ सकती हैं, अगर हम एजेस की बात कर रहे हैं कि एजेस पे यहाँ पे लग जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात एक, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको आपको फिट करना है। अगर मैं ध्यान से फिट करता हूँ, है ना, और एजेस के बेसिस पे ही हम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एजेस के बेसिस पे ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे फिट कर सकता हूँ कि जिससे ओवरलैप भी ना हो और ये फिट भी हो जाए, है ना। कुछ पार्ट बच जाए वो आई डोंट नो, है ना, वो बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरलैप नहीं करनी चाहिए यहाँ टाइल्स। कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हो सकती हैं इसमें अगर फिट करना चाहे तो। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करो, है ना, क्या आंसर आ रहा है, कैसे करोगे, एक बार खुद से करना है सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखोगे ही आप, बट खुद से एक बार ट्राई करोगे तो आपको ईजिली वे में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको पता है ये 400 मीटर है, ठीक है, और मेरे पास 140 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 140 मीटर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं डबल कर लेता हूँ, 14 दूनी 28, 28, है ना। अगर मैं 280 मीटर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, 280 मीटर यहाँ पे हो चुका। अभी कितना बचा होगा, ये 120, 120, ठीक है। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 140 की एक लेंथ है, तो क्यों ना मैं दो लगा दूँ, है ना। दो तीन कितनी भी लगा सकता हूँ मैं। देखो कैसे करना वाले हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे एक 240 की, क्योंकि 280 ये हो गया, बीच में कर देंगे, ब्रेक हो जाएगी, है ना। एक टाइल यहाँ जाएगी, एक टाइल यहाँ आएगी, 120, 140 ये हो गया, तो मेरे को 60 की ये चाहिए, 60, तो ये 60 हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो एक टाइल और बिछा देता हूँ ऐसे ही, है ना, 60 फिर ये हो गया, 60 और 60 20, 120, और एक और बिछा देता हूँ मैं, यानी कि लगभग तीन, दो और दो चार, दो छः टाइल तो यहाँ पे होगी, और 60, 180 ये हो गया, क्योंकि टोटल कितने था मेरे पास, 220, तो 40 बचा होगा अभी। अगर 40 बचा होगा तो नीचे और टाइल नहीं आ सकती आपकी, समझ रहे हो इस बात को, क्लियर है, बताओ। यहाँ पे अगर मैं एक टाइल और करना चाहता तो नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे 40 आ चुका, मेरे को 60 चाहिए था।
तो मेरे पास 6 टाइल तो यहाँ पे अरेंज हो चुका है, ठीक है। ये वाला पार्ट खाली बचा हुआ है, तो मैं क्यों ना एजेस पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से तो हम इसको फिल कर सकते हैं ना। भाई 120 बचा है, 60 मेरे को चाहिए, तो 2 मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना। और ये कितना है 180, और मेरे को चाहिए कितना था, मेरे को तो 140 तक चाहिए ना। 140 तो ऊपर रख लो थोड़ा सा आप, 180 आपका यहाँ है, मेरे को चाहिए 140, तो यहाँ पे हम लग सकते हैं। ये 60 तो ये हो गया, ये आप रख दो 140। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको अरेंजमेंट को, कितने नंबर ऑफ टाइल्स आपकी बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक अरेंजमेंट तो ये बन गया, ठीक है। बाकी आप अरेंजमेंट एक और बना सकते थे इसमें, कैसे सोचो। अभी तो मैंने फ्लैट इस तरीके से किया है, आप इस तरीके से भी एजेस पे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ही अरेंजमेंट करना है। और ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 220, है ना। तो 140 की है, तो 140 40 के इस तरीके से भी मैं कर सकता, तब भी नंबर ऑफ टाइल्स तो 8 ही निकल के आएंगे, 8 से ज्यादा टाइल हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको, चलें आगे। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ अब मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बताइए कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार इसको ट्राई करो खुद से, कैसे करोगे बताओ मेरे को। देखो, दे आर द 5% है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क, ठीक है। 5% को 5 टास्क असाइन कर दिए गए। नीदर पी नोर क्यू, तो पी और क्यू जो है असाइन टू द टास्क वन, ठीक है। टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, इस तरीके से 5 टास्क होंगे, लेकिन पी और क्यू को टास्क वन असाइन नहीं हो रहा है। टास्क टू मस्ट बी असाइन टू द ईदर आर और एस, आर और एस को टास्क टू असाइन हो सकता है। इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी असाइनमेंट टू बी डन, कितने वेज से असाइनमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है, ये आपको पूछा है। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, सिंपल सी बात है, आप टास्क बना लो फटाफट, क्योंकि 5 टास्क तो मेरे को चाहिएंगे ना। 5 टास्क तो मेरे को चाहिएंगे, दैट इज 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 टास्क इसलिए चाहिए क्योंकि 5 पीपल मेरे पास है, ठीक है। और टास्क वन टास्क टू तो 2 बन गए, ठीक है। केसेस भी बन सकते हैं, सोचो इसमें, क्योंकि टास्क वन आपको पता है कि पी और क्यू को नहीं मिलना है, नीदर पी नॉर क्यू टू बी असाइन टू बी द टास्क वन, ना तो इसको मिल सकता ना इसको मिल सकता, ठीक है। लेकिन टास्क टू जो है वो असाइन हो चुका है, या तो आर को या एस को, ठीक है। या तो आर को या एस को, ठीक है। अगर मैं क्योंकि मेरे पास 3 ही पर्सन बचे हैं आर एस टी टास्क वन के लिए, तो पहले पे कौन कौन सा असाइनमेंट होगा ये सोचो आप। पहले पे क्या क्या असाइन हो सकता है आपका, पी और क्यू असाइन नहीं होगा, या तो एस और टी में से कोई असाइन हो सकता है, या तो एस और टी, या तो एस और टी में से कोई एक असाइन हो सकता है ना। या फिर एक केस ये भी बन सकता है आर और टी में से कोई एक असाइन हो जाए, आर और टी में से कोई एक असाइन हो जाए, मतलब 2 वेज तो यहाँ बन गए, है ना। 2 वेज यहाँ निकल के आ गए हैं हमारे। अगर 2 वेज यहाँ पे निकल के आ गए हैं केस वन में, दिस इज केस वन वी कैन एज्यूम, और ये केस टू हो गया, ठीक है। लेकिन टास्क टू मस्ट बी असाइन टू द ईदर आर और एस, है ना। ये बोल रहा है या तो आर को असाइन होगा या एस को असाइन होगा, वी डोंट कंफर्म कि यहाँ कौन सा किसको होने वाला है, बट हमारे पास ऑब्लिक तो है, या तो आर को असाइन हो सकता है या एस को असाइन हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जो टास्क है वो कितना होगा, देखो अगर ये एक होगा पर्सन, या तो एस हुआ या टी हुआ, है ना। ये एक हो गया, तो यहाँ पे कितने वेज बनेंगे, तो 3 वेज यहाँ पे निकल के आ जाएंगे एक तरह से, है ना। 3 वेज तो यहाँ पे पॉसिबल है ना। अगर यहाँ एक हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 3 वेज, क्योंकि 5 टोटल पर्सन है। अगर यहाँ 3 हो चुके तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 वे यहाँ निकल के आ जाएंगे, एक तरीके से 2 रास्ते कह सकते हैं हम, हाँ? एक पॉसिबल वे यहाँ पे निकल के आ सकता है, हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल। बट यहाँ भी अगर आप देखोगे, यहाँ भी क्योंकि ऑब्लिक था, यहाँ भी हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। भाई टास्क टू में तो आर असाइन होगा या एस होगा, बट यहाँ पे भी तो 3 वेज यहाँ पे भी आएंगे, 2 वेज यहाँ पे भी आएंगे, 1 वे यहाँ पे भी आएगा, है ना, सेम ही जाएगा। क्लियर है ये बात। अब टोटल काउंट करने हैं बस आप, टोटल काउंट करके बताओ केस वन में कितने हो जाएंगे। केस वन क्या है, ये रहा,
है ना। इसको असाइन करेंगे तो 2 वेज तो यहाँ हो गए, ठीक है, 2 इंटू 1 यहाँ हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल काउंट कर लो एक बार इसको, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 12, तो 12 तो यहाँ पे आएंगे और 12 ही से यहाँ पे निकल के आएंगे, यानी कि 12 प्लस 12 यानी कि 24 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स करना था। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी आप, कमेंट करके आप एक बार बता सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, नहीं ना। चलें आगे, बस अरेंजमेंट ही करना था सबका, है ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट भी करना है क्योंकि आज ये ख़त्म भी करना है ना। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे आज डिस्कस करने ही है, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बेसिक से परसेंटेज का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सभी को? बताओ, किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं ना? चलें आगे, देखो क्या है, देर आर द लार्ज नंबर ऑफ द सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम्स 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स 25 ग्राम 50 ग्राम ईच। ठीक है, ये इतने तरह के कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स आपके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा ये बताना होगा, है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टू बाई द 78 ग्राम्स ऑफ कॉइन वन मस्ट बी एटलीस्ट 7 कॉइन। ये बोल रहा है अगर इसमें से हम कॉइन को यूज करेंगे और हमें 78 ग्राम्स ऑफ कॉइन्स बाई करने हैं तो हमें 7 एटलीस्ट, कम से कम 7 कॉइन्स की जरूरत होगी। ठीक है, इनमें से अगर हमें 78 बनाने हैं। दूसरा कह रहा है टू वे 78 grams using these coin one must be use less than 7 coin। सबसे कम में भी हम क्या इतना ग्राम ऑफ वेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्लियर? इसमें आपको अरेंजमेंट फिक्स करना है बस। कैसे करोगे सोचो, सिंपल है, अरेंजमेंट ही तो फिक्स करना है। तो अरेंजमेंट के केस में तो हम एक काम कर सकते हैं ना, मेरे को कितना चाहिए, फर्स्ट में 78 ग्राम्स। ठीक है, 78 ग्राम्स अगर मेरे को चाहिए है तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ भाई, एक तो 50 ग्राम का उठा लेते हैं। हाँ, 78 चाहिए ना, एक 25 ग्राम का उठा लो, है ना, एक 50 ग्राम का उठा सकते हैं, एक 25 का भी उठा सकते हैं, बट 75 हो जाएगा, मेरे को चाहिए 78, फिर दिक्कत आएगी, तो 10-10 के दो उठा लेते हैं। तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70। 70 और 8 और करने हैं हमें, है ना। 8 के केस में क्या कर सकते हो हम, दो दो के 4 उठा लेते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल वे हो सकते हैं। देखो, 50 के 1 ग्राम उठाए तो 50 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 10 के 2 ग्राम दो बार उठाएंगे तो 20 यहाँ आ गया, और 4 दो दो ग्राम के, क्योंकि 2 ग्राम्स भी था, 2 ग्राम्स के 4 बार उठाएंगे तो 8 यहाँ आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 78। तो ये एक वे हो सकता है। क्लियर? हमने टोटल कितनी बार यूज किया, 4 और 2 6 और 7, यानी कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। क्लियर है? फर्स्ट वाला तो भाई भाई करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, बट ये तो बाई कर रहा था इतने, है ना। टू वे 78 ग्राम्स यूजिंग दीज कॉइन वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। 7 कॉइन से भी कम में क्या यूज करके हम 78 ग्राम्स को वे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ इस पे देख लेते हैं एक बार बात करके कैसे इनको अरेंज करेंगे, है ना। अगर मेरे को अरेंज करना है और मेरे को क्या 7 से कम पे काम किया जा सकता है, उस पर आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं सोचो। अगर मेरे को 78 ग्राम्स वे करने हैं, मतलब उसको वजन को तोलना है मेरे को, वेइंग करनी है अगर, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 80 और 2 का बाइफर्केशन ले सकता हूँ, 80 माइनस 2 78 हो सकता है, इस तरीके से तो ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं 80 और उसका लूँगा तो कितना आएगा ये सोचो। एक तो 50 ग्राम का ले ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 78 चाहिए ना मेरे को, एक 50 का ले लिया हमने, फिर 25। ठीक है, 25 का भी ले लिया, ये कितना हो गया, 25 75 75, और एक 5 का ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को 78 को वे करना है तो मैं 80 तक ले लूंगा, है ना, तो दैट 78 फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया देखो, 80 75 80, है ना। 80 तो यहाँ हो गया, बट दो कम करने पड़ेंगे, तो 2 ग्राम्स का एक और ले लेंगे, तो मैं इसके हिसाब से, यानी कि 4 बार आप यूज करोगे
4 पॉइंट यूज करके आप 78 ग्राम को वे कर सकते हो। 1 2 3 4 मतलब कि लेस देन 4 7 है, तो लेस देन 7 मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बस ट्रिकी था। क्लियर? पढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन। तो समझ में आ गया ये? चले। 40 children है स्टैंडिंग इन ए सर्किल, वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज ए रिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। 40 चिल्ड्रन स्टैंडिंग सर्किल्स में कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको ना डायग्राम के थ्रू शो कर देता हूँ सो दैट आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 40 चिल्ड्रंस आपको स्टैंड कराने हैं सर्किल में, ठीक है। वन से चाइल्ड वन हैज ए रिंग, मान लो यहाँ चाइल्ड वन है, उसके पास रिंग है। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, इस तरीके से वो रिंग घूम रही है क्लॉकवाइज। द चाइल्ड वन पासेस टू द चाइल्ड टू, ठीक है, चाइल्ड वन चाइल्ड टू को पास करता है। चाइल्ड टू पासेस टू द चाइल्ड फोर, फिर फोर को पास कर देता है, ठीक है। चाइल्ड फोर टू द सेवन, ठीक है। और इस तरीके से वो घूमती रहती है, ठीक है, रिंग, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी चेंजेस, ऐसे कितने चेंजेस हम करें इंक्लूडिंग चाइल्ड वन दैट इज दिस वन, विल बी द रिंग विल बी द हैंड्स ऑफ द चाइल्ड वन अगेन। तो ऐसे कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, घुमानी पड़ेगी उस रिंग को, सो वो रिंग जो है दोबारा इसके पास चाइल्ड वन के पास आ जाए, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसमें, तो कुल मिला के, है ना, फॉर्म करनी पड़ेगी आपको चीजें। फॉर्म कैसे करोगे, बस वो चेक करो एक बार, आप देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े आसानी से आप पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पे वन से टू पे गई, ठीक है, वन, फिर टू, फिर फोर, फिर सेवन, ना इस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। 40 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, आपके चार का गैप आएगा। तो चार का गैप अगर लगाओगे तो 7 और 4 11 हो जाएंगे, है ना। 7 और 4 11 हो जाएंगे, 11 और 5 आपके 5 का है, यानी कि 16। 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। 22 और 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29, यहाँ पे 7 का 8 का करोगे तो 9 और 8 17 37, 37। अभी देखो 37 तक आ चुकी है, इस तरीके से घुमाओगे तो 37 यहाँ आ गया। टोटल 40 चिल्ड्रंस हैं। अब 40 से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो फिर ये इधर से घूमने लगेगी दोबारा। समझ रहे हो इस बात को, है ना। अब 37, 9 और 8 17, 8, 7 का तो गैप यहाँ पे आ जाएगा। 7 8 9, 9 का गैप चाहिए मेरे को। 9 और 7 16, है ना। अगर ये 16 होता, अगर, क्योंकि 16 का गैप मेरे को चाहिए, तीन का, है ना। तीन का गैप इसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 और 6 13, और ये 53। 53 के केस में आपको क्या करना होगा, ये 53 पहुंचना है तो 37 तो यहाँ आ गया, तीन ये हो गए, यानी कि 40, ठीक है। 40 और यहाँ पे आगे भी करना पड़ेगा, यानी कि 6 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहाँ पे पहुंचेगा, 37 से आगे जाएगा तो दैट इज 6 पहुंच जाएगा, ठीक है। 6 से आगे आप कैलकुलेट करो ना। तो यहाँ पे कितना हो गया था, एक सेकंड, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और अब के 10 बार करोगे तो 10 से 6 से 10 पे आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 ठीक है। 10, 10 से आपके 11 पे हो जाएगा, 11 इसमें प्लस करोगे तो 27, ठीक है। 11 आपके 12 ऐड करोगे तो 12, 12 पे करने पे कितना आ जाएगा, 39, ठीक है। अब 40 दोबारा हो गया कैलकुलेट, ठीक है। ये 12 हो गया, आपके 13 ऐड करना है, तो 13 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, तो 3 और 4 52, है ना। 52, 52 पे ये इधर घूमेगा दोबारा से, है ना। 52 पे, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 40 थे गाइस, समझ रहे हो इस बात को। थोड़ा सा ना माइंड यूज करते रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हो गया 39, तो 12 और बचेगा, तो 12 पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ आ गए, 12 से आगे आप लगाओ कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया था ये, 13, ठीक है। 13, 14, 14 करने के लिए आपको 14 करने के लिए कितना हो जाएगा, 14 और 12, 14 और 12 कितना हो गया, 26, ठीक है। 26, तो ये 14 हो जाएगा। 15 करने पे कितना होगा, देखो 15, अगर इसमें करते हैं 15 करने पे मेरे को कितना आ जाएगा, एक दो और एक तीन एक चार, 41,
41 करने के बाद दैट इज यहाँ पे 1 आ जाएगा, यही मेरे को चाहिए था। मेरे को दोबारा 1 ही पे तो रिपीट करना था। ये बात समझ पाए आप? ये बताओ पहले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस अरेंजमेंट करना था, ध्यान से अरेंज करते जाओ सबको। मेरे को 1 पे दोबारा पहुंचना है। इसने ये बोला है कितने चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल बी द रिंग विल बी द इन द हैंड ऑफ द चाइल्ड 1 अगेन, दोबारा से चाइल्ड 1 के पास वो रिंग पहुंच जाए। ठीक है, अब इसको काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ हमें अटेम्प्ट करने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हमारे पास ऐसे चेंजेस हुए हैं, है ना। 15 जो है ऐसे चेंजेस हुए हैं, 15 के बाद फिर वो 1 पे पहुंच गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। क्लियर सबको? ठीक है, तो 15 चेंजेस करने पे वो 1 पे आया, और यही मेरे को चाहिए था बस। आगे बढ़े। इसको बताओ कैसे करोगे, इसको बताइए कैसे किया जाएगा। इसने पूछा व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इसका निकालना है, जेड जेड वाई वाई एक्स एक्स एक्स, है ना। ये ऐसे दिया हुआ है, दो ये टर्म होगी, फिर ये 3 टर्म होगी, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर 6 7 8 9 10, इस तरीके से बढ़ते जा रही है, वो ए तक जा रही है ना। लेकिन उसका मिड टर्म क्या होगा, बीच का टर्म कौन सा निकल के आएगा, इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट आपको बताना है। देखो, सीरीज को पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। सीरीज को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो बड़ी आसानी से आप पहुंच जाओगे। जैसे कि हो क्या रहा है, ये सीरीज वो पकड़ते हैं, जैसे 2 तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ पे कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना हो गया 5, ये सीरीज चलती जा रही है ना, 2 3 4 इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलती जा रही है, और कहाँ तक जाएगी 27 तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है ना। तो अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ इसमें, है ना, अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो वो कितना होता है, फॉर्मूला आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको यहाँ से पता चल जाए, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ से 27 टोटल है, 27, 27 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, सम ऑफ डिजिट्स या सम ऑफ सीरीज का पता चल जाएगा एक तरह से। 27 और 28 अपॉन टू, और ये 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 14 84, 14 से 98, 98, 14 दूनी 28, और 9 8 17, 378 आ जाएगा। 378 आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से टोटल वो हो गए, टोटल काउंटिंग होगी एक तरह से, है ना। बट मेरे को तो मिडिल टर्म बताना है, मिडिल टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टू, सिंपल। तो 198, अब 198 नंबर जो होगा, जो 190 189th नंबर होगा ना, वो आपका मिडिल टर्म होगा। लेकिन 189 को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचिए कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे फाइंड आउट होगा। अब आपको ये पता है, ये अगर आप प्लस करते जाओगे तो 189th पे पहुंचना है ना, 189th पे पहुंचना है। बट आप खुद सोचो, मेरे को अगर 189th पे पहुंचना है, और लास्ट टर्म ए आया हुआ है, लास्ट टर्म ए आया हुआ है, तो क्यों ना मैं उल्टा हटाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर दिख रहा है मेरे को। जैसे 27 तो ये हो गया ए, 26 आपका बी हो गया, 27 आपका सी हो गया, सॉरी कम होता जा रहा है ना, 25, यहाँ 25 हो गया, तो दैट इज ए बी सी डी, इस तरीके से इस साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। सी हो गया, फिर डी ई एफ जी एच, क्योंकि 189 तक पहुंचना है, तो इसको जब आप प्लस करते जाओगे, 21, ये 22, और सॉरी 21 20, ये 20, है ना। कितना हो गया, एक बार प्लस करके देख लेते हैं, क्योंकि 189 पे जाना है, तो आई थिंक नाइन्थ आपका आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो 7 और 6 13, और 5 18, और 4 18, और 4 आपका हो जाएगा 22, और 3 22, और 3 25, और 3
25 और 3 28, 28 और एक 28 और एक 29, ये 28 और 9, 9 8 17, दैट इज EFGHI, है ना। आई पे मिलना चाहिए मे बी, है ना। एच पे तो आएगा नहीं, तो नहीं आएगा। क्लियर है, ये सब समझ में आया एक बार आपको। ये बताओ पहले, जब आप सबको प्लस करते जाओगे, है ना, जब आप सबको प्लस करते जाओगे तो मेरे को 189 पे पहुंचना है। 189 आपका क्या बनना चाहिए, आई आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 189 आपका क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। एक बार इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो आप, एक बार इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो आप। 21 22, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी कितना बैठेगा ये, ABCD, ठीक है, EFG, अच्छा ठीक है ठीक है, दैट इज आई आएगा गाइस। सही है ना, आई ही आएगा। आई ही आएगा क्योंकि 189 नंबर चाहिए ना मेरे को, है ना। हाँ, तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे ना एच तक, तो यहाँ पे कितना नंबर आ रहा होगा, 189, मतलब 190 बैठ रहा होगा, तो 190 या 188 ये होगा, 189 ये होगा, 199, 190 आपका ये नंबर होगा। मेरे को 189 चाहिए, दैट इज आई बैठना चाहिए। ठीक, क्लियर है, सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये देखना एक बार, इसको देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इसमें, ये देखो एक बार। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस कुछ मतलब थ्योरेटिकल है ना। इसको एक बार पढ़ो देखिए ध्यान से, और मेरे को बताओ कैसे पढ़ो करोगे। तो दिया हुआ है, क्या हुआ है, इज P इज ग्रेटर देन Q, क्या P जो है वो ग्रेटर है Q से। ठीक है, इस क्वेश्चन तो यही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दिया दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सफिशियंट होगा आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या P बड़ा होगा Q से। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि P इंटू क्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है। तो इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द ओनली ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट आंसर द अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हो तो ए मार्क कर देना, है ना। और अगर हम दोनों से अलग अलग आंसर निकाल पा रहे हैं ईदर का यूज करके तो बी मार्क कर देना। और आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट, अच्छा दोनों का यूज करके हम आंसर निकाल पा रहे तो सी मार्क करना है आपको। और डी हम मार्क करेंगे तब जब हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे दोनों स्टेटमेंट का यूज करके। बट आपको आंसर नहीं निकालना है, वो बताना है कि किसका यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम द डेटा सफिशिएंसी। इसको मैं कराऊंगा क्लासेस में, आपको चिंता मत करना। अब इसने पूछा क्या पी ग्रेटर है क्यू से, ये पूछा है, ये क्वेश्चन है। अगर P इज ग्रेटर देन Q होगा तो इसको तो सेटिस्फाइड करा सकते हो ना, या नहीं करा सकते। सोचो, अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 का यूज करता हूँ, है ना, इसने बोला P इंटू क्यू जो है इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो पी क्यू को कुछ एज्यूम कर लो। अगर मैं 2 इंटू 3 लेता हूँ तो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही बात है। और अगर क्योंकि इसमें कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव तो कहा ही नहीं है, अगर मैं माइनस भी लेता हूँ तब भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, तब भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। 6 तब भी 6 ही आ रहा है ना, तब भी 6 ही आ रहा है। मतलब कि मतलब कि बट हमें यहाँ ये कंफर्मेशन नहीं हुआ ना कि P इज ग्रेटर देन Q होगा। हमें तो पता ही नहीं कि P को किस वैल्यूज को मानूं मैं। अगर मैं P2 ले रहा हूँ सपोज करो, है ना, यहाँ पे मैंने P को 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने P को -2 ले लिया। -2 के केस में भी आपका ग्रेटर देन होगा क्या, सोचो। यहाँ तो P अगर Q 2 लोगे तो P इज लेस देन Q है। बट यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो आपका P इज ग्रेटर देन Q। यहाँ तो ग्रेटर होगा क्योंकि माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है, सिंपल है ना? ये तो P बड़ा हो गया, यहाँ पे P छोटा हो रहा है, तो हम तो कंफर्म बता ही नहीं पाएंगे पहले स्टेटमेंट से कि P इज ग्रेटर देन Q है क्या। तो यहाँ तो ये स्टेटमेंट तो नहीं सेटिस्फाइड कर सकते हम कि इससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, ऐसा ही बोल रहा है।
इस केस में भी अगर आप वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हो ना, अगर मैं p को एज्यूम भी कर लेता हूँ, सपोज करो मैंने 3 एज्यूम कर लिया, जैसे 3 और 2 का ही एग्जांपल लिया मैंने, है ना, और माइनस और प्लस दोनों लेके दिखा देता हूँ। अगर मैंने p को 3 एज्यूम किया तो 3 का स्क्वायर बड़ा होगा 2 के स्क्वायर से, सिंपल है, ये तो करेक्ट है। बट अगर मैं 3 ले लेता हूँ, है ना, तब भी तो -3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 ही आ जाएगा, +2 ही होगा, +9 ही होगा। बट इस केस में तो p की वैल्यू मैंने यहाँ -3 ले ली, यहाँ मैंने +3 ले ली, है ना, तो माइनस और प्लस करने पे भी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट्स वाई यहाँ भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है गाइज कि p इज ग्रेटर देन q होगा या नहीं होगा। इस केस में दोनों से हम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि क्या p इज ग्रेटर देन q है या नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है यहाँ पे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर सबको? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बट ट्रिकी था। आगे बढ़ते हैं। इस p प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन ये है, और p क्यू आर जो है वो इंटीजर हैं, ये वैल्यूज आपको दे रखे हैं, थोड़ा थियोरेटिकली है, इसमें भी हम वैल्यू पुटिंग करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना, इसमें भी हम वैल्यू पुटिंग करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो, इसने बोला इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर होगा इससे, p माइनस क्यू प्लस आर से, वेयर p क्यू आर इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स वैल्यू रख के हम पुट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 को देखो आप, क्या है स्टेटमेंट नंबर 1 है p माइनस क्यू एक पॉजिटिव होगा, p माइनस आर एक नेगेटिव होगा, है ना। कौन से स्टेटमेंट का यूज करके हम यहाँ आंसर तक पहुंच पाएंगे, ये सोचो आप। p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर होगा ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। अगर p माइनस क्यू पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 1 से p माइनस क्यू अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है, ये पॉजिटिव है रहा है, पॉजिटिव का मतलब है जीरो से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, तभी तो पॉजिटिव है। तो अगर ये बड़ा हो रहा है तो वी कैन से, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, p इज ग्रेटर देन q। यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब p बड़ा होगा q से, यानी कि p इज ग्रेटर देन q, सिंपल है। ये केस कब पॉसिबल हो सकता है कि नेगेटिव होगा, p माइनस आर जो है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं अगर ये नेगेटिव है तो मतलब ये p से p माइनस आर जो है छोटा होगा एक तरह से जीरो से, मतलब जीरो बड़ा हो गया ना कुल मिला के। अगर जीरो बड़ा हो गया तो वी कैन से आर जो होगा वो ग्रेटर देन p होगा। बोलो, ये चीज समझ में आई सबको? आर इज ग्रेटर देन पी होगा। इस केस में दोनों का कंक्लूजन अगर हम यूज भी करते हैं तो यहाँ से हमें एक चीज तो मिल जाएगी, हाँ, एक चीज क्या मिल जाएगी कि पी जो है बड़ा है क्यू से, और पी से भी बड़ा आर है। वी कैन से आर इज ग्रेटर देन, आर इज, दिस इज स्टेटमेंट नंबर सेकंड, आर इज ग्रेटर देन पी और पी इज ग्रेटर देन क्यू। ये एक तरह से यहाँ कंक्लूजन निकल के आ गया, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक हमने अलग अलग कंक्लूजन तक पहुँच गए, ठीक है। बट ये बोल रहा था अगर ये ग्रेटर होगा, अगर ये ग्रेटर होगा तो यानी कि यहाँ से हम डिफरेंस निकालने की अगर कोशिश करते हैं, है ना, अगर ये ग्रेटर है तो ये बड़ा नंबर हुआ ना, वो छोटा नंबर हुआ, है ना। तो अगर हम यहाँ से बेसिकली निकालने की कोशिश करते हैं तो p यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, q प्लस का q नेगेटिव, अच्छा q माइनस का हो जाएगा ना, q पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2q बचना चाहिए एक तरह से, है ना। और माइनस के आर है और यहाँ पे ये भी माइनस के आर हो जाएगा, यानी कि 2q माइनस 2r आ जाएगा एक तरह से, p ही कैंसिल आउट होगा। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। इस रिजल्ट को 2q माइनस 2r को आप अगर आप देख रहे हो तो दैट इज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब q बड़ा होगा r से, है ना। अगर q बड़ा है r से तो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं ये सोचो, हम ये देख सकते हैं गाइज, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू ये भी निकल के आ गई कि r इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन q, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई, अगर ये वैल्यू बड़ी होती, है ना, तो q इज ग्रेटर देन r आ रहा है, यानी कि q बड़ा होगा r से, लेकिन इस केस के हिसाब से तो यहाँ से तो q छोटा होना चाहिए r से ना, तो दैट्स वाई ये ग्रेटर ही नहीं होगा, वी कैन से। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा
तो हम क्या बता सकते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, इसका मार्क बताओ। ऑप्शन नंबर सी पे पहुंच सकते हैं हम। भाई दोनों का यूज करके हम आंसर तक तो पहुंच गए ना, क्योंकि यहाँ 2q माइनस आर आ रहा है, 2q माइनस 2r, यानी कि q बड़ा हो गया एक तरह से, वी कैन से, बिकॉज लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया गया है ना। बट इस केस के हिसाब से जब हमने यहाँ कंपेयर किया था तो यहाँ से तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया था कि q छोटा है, स्मॉलर है, यहाँ q बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दोनों का स्टेटमेंट हम बता सकते हैं यूज करके कि दोनों का यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो वी कैन से p प्लस क्यू माइनस आर जो होगा वो क्या ग्रेटर होगा, नहीं, इट इज नॉट ए ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है ना। ये ग्रेटर नहीं है तो मतलब हमने एक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, दोनों का यूज किया है। दोनों का केस में ऑप्शन नंबर सी तक ही हम पहुंच पाए। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें क्या करना है आपको, ये है आपका वो जो डायग्राम वाले होते हैं, है ना। इसमें भी बेसिकली वही है कि इक्वेशन बना के ही सेटिस्फाइड करना होगा मैं, है ना। और ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है एक तरह से। इन ए पार्टी, ध्यान से देखना, इन ए पार्टी 75% टू द टी, इतने परसेंट कॉफ़ी पसंद करते हैं, इतने परसेंट टी और कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन वो लाइन देखो, नो वन टेकिंग मिल्क्स टेक्स टी, जो भी मिल्क है और जो भी मिल्क ले रहा है वो टी नहीं पसंद करेगा, टी नहीं लेगा वो। ईच पर्सन टेक्स द एटलीस्ट वन ड्रिंक, एक ड्रिंक तो लेगी। इन हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी, कितने लोगों ने अटेंड की पार्टी। ठीक है, ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि 50% टुक द मिल्क, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन हु टुक द मिल्क, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मैं यूज करके आंसर तक पहुंचूंगा, बस वी हैव टू फाइंड दिस। देखो, पहले तो बात डायग्राम में आपको बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3 पर्सन है एक तरह से। ठीक है, दिस वन इज टी, ये चाय पीते हैं लोग, 75% हमारे पास है। 60% कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। 60% नहीं, 60 है टोटल। और 15% जो है वो टी ले रहे हैं, बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, 15 जो है वो क्या है, टी एंड कॉफ़ी होंगे, है ना। टी एंड कॉफ़ी, दैट इज ये बीच वाला पोर्शन, 15 यहाँ आ जाएगा। टी होगी, कॉफ़ी होगी, और क्या पर्सन था, टी होगी, कॉफ़ी होगी, और नो वन कैन द ड्रिंक, ठीक है। मिल्क भी तो होगा, नंबर ऑफ पर्सन, हाँ मिल्क, ये मिल्क है। बट यहाँ पे एक आप चीज देख रहे हो, ये वाली लास्ट वाली लाइन जो मैं आपको बोल रहा था, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो जो मिल्क पसंद कर रहे हैं वो टी की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि इन दोनों का बीच का रिलेशन नहीं आने वाला, कॉमन वाला नहीं आने वाला, ठीक है। यही केस था बस इसमें, अच्छा, ठीक है। 50% टुक द मिल्क, मिल्क वाले जो हैं वो 50%, 50 नंबर है एक तरह से, ये बोल सकते हो आप, है ना। मिल्क वाले जो होंगे वो 50 होंगे, ठीक है। अगर ये 75 है टोटल टी का, है ना, ये 15 हो गया, तो ये तो 60 ही बचा ना, ठीक है। कॉफ़ी की बात करें, अगर हम कॉफ़ी की बात करें, ये 60 है, ये 15 है, तो ये 45 नहीं बचा, बिकॉज यहाँ वाला पार्ट हमें नहीं पता है, ठीक है। 45 ये आया एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर मैं बट इसको एक्स ले लूँ तब तो आप बोल सकते हो ना 45 माइनस एक्स, ठीक है। इसको वाई ले लेते हैं फिर, हाँ, क्योंकि अपने को पता नहीं है अभी ये, ठीक है। इतना तो आपने कर दिया होगा आई थिंक, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं अटेंड करूंगा पार्टी में कितने हुए, क्योंकि वही मेरे को एक तरह से पूछा है, तो वो यहाँ से एक्स की फॉर्म में निकल जाएगा। 75 तो टी वाले हो गए, ठीक है। 45 जो थे, 45 माइनस एक्स जो है वो आपके ओनली कॉफी वाले आ जाएंगे, ठीक है। 45 माइनस के एक्स यहाँ पे आ जाएंगे। या एक काम भी कर सकते थे आप, इसको 45 माइनस एक्स क्यों कर रहे हो, 60 पूरा ही है ना ये तो एक तरह से। 45 माइनस एक्स क्यों कर रहे हो इसको, क्योंकि 45 या माइनस माइनस कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो माइनस एक्स दोनों की, क्योंकि 45 माइनस एक्स ही है, प्लस के एक्स ही है, तो पूरा कैंसिल आउट ही कर देते हैं, 45 प्लस वाई लिख देते हैं सिंपल, है ना। 45 प्लस वाई लिख देते हैं। टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 22, 120 प्लस वाई आपका यहाँ से आ जाएगा, जो कि टोटल पर्सन होंगे जो अटेंड करेंगे क्लास इसमें पार्टी। यही मेरे को फाइंड आउट करना है कुल मिला के।
बट ये फाइंड आउट होगा कैसे, ये सोचो अब, ये फाइंड आउट कैसे होगा गाइस, अगर 120 प्लस वाई आपको फाइंड आउट करने हैं तो। लेकिन आपके पास एक तरीका है क्या, कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसका यूज कर सकते हो, 50% टुक द मिल्क, 50% मिल्क पसंद कर, 50% टोटल है वो मिल्क पसंद कर रहे हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई जो है वो 50 होगा, ठीक है, दैट इज एक्स प्लस वाई जो होगा वो 50 होगा। बट अब ये तो ठीक है, एक्स प्लस वाई 50 है, बट यहाँ तो एक्स प्लस वाई 50 है ना, और 120 प्लस वाई आपका टोटल है, बट मेरे को तो 120 प्लस वाई की वैल्यू ही बतानी है, तो मैं क्या इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिंपल एक इक्वेशन से? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या आने वाली है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 से तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। बट एक नंबर 2 पे भी एक इक्वेशन दे रखी है, जो स्टेटमेंट है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द पार्टी, जो पार्टी अटेंड कर रहे हैं यानी कि टोटल 120 प्लस वाई, वो 5 टाइम्स है इसका नंबर ऑफ पर्सन हु टुक द मिल्क ओनली, तो मिल्क अपने पसंद किए हैं, दैट इज वाई, जो मिल्क पसंद कर रहे हैं ओनली मिल्क, वो कितने वाई हैं, दैट इज 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 120, वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी 30, और y की वैल्यू 30 आ गई तो यहाँ से आप टोटल कर दो, यानी कि 150% हो जाएंगे, 150% टोटल हो जाएंगे, और वही आपसे पूछा था, है ना, 150% टोटल हो जाएंगे। बट हमें आंसर 150 नहीं बताना है, हमें ये पूछा है कि किससे हम आंसर तक पहुंचे हैं, है ना, तो हमने क्या किया, सिर्फ सेकंड का यूज करके हम आंसर तक पहुंचे हैं, फर्स्ट का तो हम यूज ही नहीं कर पाए, ओनली सेकंड विल बी द, मतलब ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, वो ऑप्शन आप ढूंढ लो कहाँ पे मिल रहा है, can be answered using one statement alone but answer the question can be answered using the either of the statement, either से आंसर आ सकता है कि सोचो, इधर से आंसर तो नहीं आएगा, पहले का तो यूज नहीं कर पाए ना, इससे तो आंसर तक नहीं पहुंचे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बी नहीं आएगा, है ना, सिर्फ एक से यूज करके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर सबको? इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इसको निकाल सकते हैं हम, सोचो, कैसे इसको निकाल सकते हैं। कंसिडर ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर है, व्हाट इज द नंबर, यही क्वेश्चन है, क्या नंबर होगा वो, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है आपको, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स होंगी वो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स के इक्वल होनी चाहिए। इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं सोचो, जैसे 123 को अगर लो आप लेते हो, सम ऑफ द डिजिट्स अगर आप करते हो, 3 हो तो 5 और एक 6, और इनकी मल्टीप्लाई करते हो आपस में, प्रोडक्ट कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। बट इस तरह के कितने नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको, ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 123 तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही 123 से 132 भी बन सकता है, 132 भी बन सकता है, सेम लॉजिक लगा के, इसी को चेंज करके 213 भी बना सकते हैं हम, और 231 भी बना जा सकता है ना, 31 भी बन सकता है, और सोचो इससे और क्या नंबर बन सकते हैं, 231 बन सकता है, 312 भी बना सकते हैं हम, 312 भी बना सकते हैं, हाँ, 312 से फिर 321 भी बना सकते हैं हम, बट हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर तो आया ही नहीं ना निकल के, ये सोचो, क्या हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आया है निकल के, नहीं आया है ना, तो हमारे पास वो नंबर ही निकल के नहीं आया कि हाँ कौन सा वो नंबर होगा जिसमें ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये तो बहुत सारों में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो वी कैन नॉट फाइंड द नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर जो है इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो नंबर जो होगा वो डिजिट से अगर मैं डिवाइड करूंगा, सम ऑफ द डिजिट्स से वो डिविजिबल होगा। इस केस में हम क्या ले सकते हैं सोचो, अगर मैं 132 ही लेता हूँ, 132 ही लेता हूँ, और इसके सम ऑफ द डिजिट से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 और 2 5 और 6, 6 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना, क्या वो डिविजिबल है, क्या वो डिविजिबल है, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा 132, 22, है ना, एक नंबर तो ये आ जाएगा, क्या और कोई नंबर हो सकता है, 312 भी ले सकते हैं ना, उसमें भी आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड ही करोगे, तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 52, इस तरीके से भी नंबर ये फाइंड आउट हो सकता है, मतलब बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं,
एक एग्जैक्टली वन नंबर तो नहीं मिल पाएगा, यानी कि इससे भी आंसर आपका नहीं आने वाला है ना। अगर इससे भी आंसर नहीं आएगा, मतलब पहले से भी आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से भी आंसर नहीं आ रहा, तो वी कैन से दैट द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। दोनों का यूज करके भी हम स्टेटमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो इसको देखते हैं एक बार, है ना। फिर 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, फिर आपको करना है, ठीक है। फॉर 5 चिल्ड्रंस है विद एजेस, ए इज छोटा है बी से, बी छोटा है सी छोटा है आपका डी से, और फिर छोटा है ई से, मतलब ई सबसे बड़ा होगा। एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाय द 2 years। हर एक जो पर्सन है, दो सक्सेसिव के बीच में जो है 2 साल का गैप है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे के जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी होगी, दैट्स वाई एक ही आपको एज बतानी है। अच्छा यही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कह रहा है कि द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज द 3 times ऑफ द यंगेस्ट, ठीक है। द एवरेज एज इज द एल्डेस्ट इज 8 years, है ना। इसको अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो, इसको आप अगर रेक्टिफाई कर रहे हो, इसने बोला है कि ए जो है छोटा है बी से, बी छोटा है आपका सी से, फिर डी और फिर ई, ये 5 चिल्ड्रन है एक तरह से। तो इसमें अगर मैं सबको देखूं तो हर में 2-2 साल का गैप है, तो वी कैन से कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही होगा फिर, है ना। हर साल अगर 2 सक्सेसिव चिल्ड्रंस के बीच में अगर 2 साल का गैप आ रहा है, तो वी कैन से हम कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, जैसे ए हो गया इसकी, ए वाला जो है ए चाइल्ड हो गया, A+2 हो गया, A+4 हो गया, A+6 हो गया, A+8 हो गया, है ना। ये कर सकते हैं हम, बोलो। इनकी अगर चाइल्ड की बात करें तो इस तरीके से इसकी एज निकल सकती है, ठीक है। द एज ऑफ द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन सा है आपका, सबसे बड़ा ये, मतलब 8, 8, A+8 जो है वो 3 times होगा यंगेस्ट का, है ना। 3 times ऑफ द यंगेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं, मतलब 2A बराबर कितना हो जाएगा 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए की वैल्यू तो 4 आ गई। आपसे पूछा था यंगेस्ट की चाइल्ड कितनी हो सकती है, मतलब इससे आंसर निकल रहा है कुल मिला के, है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 का यूज करके तो मैं आंसर तक पहुंच गया हूँ इजिली। यंगेस्ट मेरे को मिल चुका है, ए की वैल्यू 4 आ गई। दूसरे का देख लेते हैं, एवरेज एज जो है ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years। एवरेज जो है वो कितना है 8 years है। इनका एवरेज करोगे आप कितना आ जाएगा, देखो सिंपल है, A+4 ही आएगा निकल के। A+4 जो है वो कितना है 8 years है, यहाँ से भी ए की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि यहाँ से भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, है ना। अगर आप देखोगे एवरेज एज जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, एवरेज एज अगर आप टोटल काउंट भी करोगे तो कितना आ जाएगा। इसको अगर मैं वैसे सेटिस्फाइड कराता तो क्या आंसर सही आता, A+2 A+4, अच्छा सॉरी यहाँ 4 आएगी। एवरेज एज है ना, तो या तो एक काम करो आप, इनको सबको प्लस कर लो, डिवाइडेड बाई 5 कर लो, वहां से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हो। बट अगर व्हेन द सीरीज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एवरेज इज द मिडल नंबर, है ना। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है, जो कि हमें यहाँ से क्लियरली मेंशन हो गया था कि ये अर्थमेटिक सीरीज में सीरीज होगी, ठीक है। दैट इज दोनों से ही हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन जो जाएगा वो इधर और जाना चाहिए, कि हम इक्वेशन नंबर या स्टेटमेंट नंबर ए से भी आंसर निकाल सकते हैं, दूसरे से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस सबको, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और ये कुछ इजी इजी से क्वेश्चन है, फिर ये ले लो आप होमवर्क में, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे लगी हुई आज की क्लास, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए आपसे, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपके लिए दे दिए हैं, कुछ आप कर लोगे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे हम, और उसके बाद मैंने सोचा था कि पीवाईक्यूज का आपको एक आइडिया भी लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है पीवाईक्यूज को, और अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी मैंने कराए हैं अभी तक, वो सब आप एक बार देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएंगे सबके, ठीक है। और जितने भी अब बेसिक से कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर्स को, वो 1 बाय 1 करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे, पीएनसी वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखने को मिले, जिसमें हम नंबर ऑफ फाइंड वेज बताते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस तरह के।
कुछ क्वेश्चंस आप डिफर ही नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि किस सेक्शन से आया है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज का आ गया, बेसिक आईक्यू का क्वेश्चन आ गया है ना। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सी यू गाइस।